हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रवक्ता के रूप में, यानी वो एक स्पीकर के रूप में क्या उनका नज़रिया था, वो किस तरह से वो बातचीत करते थे, क्या उनका तरीका था, ये सारी चीज़ों को हम बात करेंगे। किस रूप में बात करेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रवक्ता के रूप में वो किस तरह के थे, इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। ये बहुत ही अहम टॉपिक है कि जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हम लोग बातचीत करने का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से हम बातचीत करें कि हम अपनी बात को आसानी से समझा सकें, साथियों समझा सकें। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रवक्ता के रूप में किस तरह से उनका क्या तरीका था, बातचीत करने का क्या तरीका था, सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे एक प्रभावशाली वक्ता थे, यानी इस उनका नाम ऐसे नेताओं की श्रेणी में आता था, मतलब ऐसे नेताओं के उसमें वो गिने जाते थे कि जिनका जन्म विशेष मिशन के लिए हुआ है। साथियों, विशेष मिशन के लिए, मिशन मतलब एक उनका जो टारगेट था कि किस तरह से हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है। साथियों, अपने समाज को किस तरह से हमें आगे रिप्रेजेंट करना है, ये उनका असली मकसद था। तो जो मकसद था उसे हमें अच्छे से जानना होगा साथियों। तो वक्ता वो कैसे बने, यानी प्रभावशाली वक्ता वो किस तरह से बने और कैसे बने, इसको हमें जानना होगा। इसके लिए उनके जो जीवन में उन्होंने जीवन भर जो काम किया था संगठन शक्ति के साथ, उन्होंने जो जितनी भी जन जागृति के लिए महान कार्य किए थे, डॉक्टर साहब जो मान्यता थी किसी नेता को जनता का दलाल नहीं, जनता का जो है जनता का दलाल नहीं होना चाहिए, समय और परिस्थिति के अनुसार, यानी समय और परिस्थिति जनता की जो है जनता की आवश्यकताओं और मांग की वकालत करनी चाहिए। यानी जनता का दलाल हमें नहीं होना चाहिए, हमें जनता का जो नेता होना चाहिए, जो प्रभावशाली वक्ता होना चाहिए, जनता जो हमारा नेता होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो हमारा नेता जो होना चाहिए वो एक जो है प्रभावशाली इस तरह से होना चाहिए कि वो जनता का दलाल ना होकर जनता की वकालत करने वाला होना चाहिए। साथियों, जनता की वकालत करने वाला, समय और परिस्थिति के अनुसार जनता की वकालत करनी चाहिए। वह स्वयं ऐसे नेता थे जिसने अपने लोगों को समक्ष मुक्ति का सच्चा मार्ग दिखाया था। साथियों मुक्ति का सच्चा मार्ग दिखाया था। साथियों मुक्ति मतलब जो था कि कैसे हमें समाज को आगे बढ़ाना है, और इस जो उनके पर जो जाति प्रथा और तमाम की तमाम जो गलत चीज़ें लाद दी गई थी उनसे कैसे उनको निकाला जाए, इसलिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे और लगातार लोगों को उभारने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो उनका भाषण जनता को खुश करने और मनोरंजन करने के लिए नहीं होता था। यानी वो जो बात कहते थे वो ये नहीं कहते थे कि लोग हमारी वाहवाही करें और लोग एंटरटेनमेंट करें, वो ये मकसद उनका नहीं होता था। मकसद उनका भाषण देने का ये होता था कि जो है जो भी बात करें, यानी अपने मिशन का बात बताते थे, यानी हमारा मिशन क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, वो ये बात कहते थे। तो जो जनता के पीछे इसलिए रहती थी कि उनके अंदर ईमानदारी थी, योग्यता थी और आत्म बलिदान और ज्ञान का अद्भुत गुण, यानी इस तरह की चीज़ें उनके अंदर विद्यमान थी, जिसके व्यक्तिगत संगठनों में उनकी आस्था कम थी। यानी जो दूसरे संगठन है उनकी उसमें आस्था बिल्कुल भी नहीं थी। साथियों, तो वह मात्र संगठन नहीं थे बल्कि ठोस काम चाहते थे। मतलब संगठन सिर्फ बन गया और संगठन बन के बस धीरे धीरे जैसे काम हो रहा है, वो चाहते थे जो भी काम हो वो मजबूत तरीके से काम हो, ना कि जिस तरह से हो रहा उस तरह चलता रहे। तो वह जब चाहते लोगों को थोड़े समय में ही संगठित कर लिया करते थे, क्योंकि उनकी बातचीत करने का जो तरीका था उसमें ईमानदारी थी। जो भी वो बात करते थे ईमानदारी के तौर पर बात करते थे, और बात करने का तरीका यह था कि वो इस तरह से बात करते थे, वो नेता बनकर नहीं बात करते थे, वो लोगों के बीच रहकर बातचीत करना चाह रहे थे, जिसके कारण उन्होंने लोगों को आगे बढ़ाया, जिसके कारण उन्होंने बहुत अच्छा यानी हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, मंच और संसद में दोनों अंबेडकर एक प्रभावशाली वक्ता, यानी मंच में भी वो बातचीत जो करते थे उसमें भी वो अपनी छवि डालते थे, और जब वो संसद में देते थे भाषण, संसद में जब बातचीत करते थे तब भी वो भाषण ऐसा देते थे कि लोगों को प्रभावित कर देता था।
अपने भाषण में बहुत ही उत्तेजक और उलझन में डालने वाले प्रभाव को लेकर वह विरोधियों को पिस्टल शॉट के समान बौछार किया करते थे। जिस तरह से पिस्टल से गोलियां लगातार निकलती हैं, उसी तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब बातचीत करते थे तो वो उनका अंदाज ऐसा ही था, बिल्कुल सीधी बात करना और स्ट्रेट बात करना वो पसंद करते थे। तो हमें भी चाहिए साथियों, बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट बात करें, ना कि इधर उधर की बातचीत करें। बिल्कुल क्लियर और सीधी बात हमें करनी चाहिए। एडमर वर्ग जैसे भाषण कला तो उनमें नहीं थी, परंतु उनका भाषण सरल मतलब बहुत ईजी तरीके से, यानी जो भी बातचीत करते थे वो ईजी वे में बात करते थे, बहुत ईजी तरीके से बात करते, स्पष्ट बात और तीखा, यानी बहुत ही तीखी बात करते थे, लोगों को अच्छी लगती थी। उनके भाषण की अपनी विशेषता थी, यानी जो भी वो भाषण देते थे उनके बात करने का अंदाज ही बिल्कुल डिफरेंट था, सबसे अलग होता था। उनमें जो निर्भीकता होती थी, या निर्भीकता मतलब वो जो है वो किसी से डरते नहीं थे, वो बातचीत करने में डरते नहीं थे, बिल्कुल नहीं डरते थे। वो जब भी बातचीत करते थे बिल्कुल ना उनके अंदर बिल्कुल डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। हमें भी आज अपने अंदर ऐसा ही जज्बा लाना चाहिए, यानी जब भी हम बात करें तो हमारे अंदर डर नाम की चीज़ बिल्कुल दिखाई नहीं देनी चाहिए। उनके व्यापक अनुभव, यानी बहुत सारे उनके जो अनुभव थे और उनका जो आत्मविश्वास था, दृढ़ संकल्प था, जो कुछ कहते उसमें अटूट विश्वास होता था, यानी जो भी वो बात कहते वो तथ्य के आधार पर कहते, प्रमाणित के आधार पर कहते, इसलिए उनमें विश्वास होता था। जो बात करते थे वो कॉन्फिडेंस से बात करते थे, ना कि गैर कॉन्फिडेंस, यानी हमने कह दिया, हमें पता तो नहीं है वो हमने बात जो कही है सही है गलत है, लेकिन वो जो भी बात करते थे वो कॉन्फिडेंस से बात करते थे। कॉन्फिडेंस से बात इसलिए करते थे क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की थी और उनके पास जो है उनके पास एविडेंस होते थे, वो एविडेंस की बिना पे बात करते थे, जिसके कारण उनमें कॉन्फिडेंस भरपूर भरा रहता था। जब भी वो बात करते थे कॉन्फिडेंस इसलिए उनके अंदर होता था क्योंकि उनके पास एविडेंस होता था। आज हमें भी जब भी हम बात करें तो हम इस चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहे हैं आपको कि जो है हमें एविडेंस के माध्यम से बात करना चाहिए। जब भी हम कोई बातचीत किसी से करें वो एविडेंस के माध्यम से करें, ना कि बगैर एविडेंस, हमारे पास एविडेंस नहीं है और हम बातचीत कर रहे हैं तो हमें बगैर एविडेंस के कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। और सत्य था, और सत्य जब किसी से कहा जाता है तो उसका बड़प्पन और हिंसात्मक रूप जो है उनका ढीला हो जाता है। यानी जब भी हम सत्य कहेंगे तो जो लोग हिंसा के उतारू हो जाते हैं तो वो ढीले हो जाएंगे। संसद में उनके भाषण से मनभेदी और ज्ञानवर्धक, यानी बहुत सारी बातें ऐसी वो करते थे जो ज्ञानवर्धक मतलब वो ज्ञान की पोटली खोल देते थे। और सदस्य उनसे ध्यानपूर्वक, जितने भी संसद में सदस्य हुआ करते थे वो बड़ा ध्यान से उनकी बातों को सुना करते थे। साथियों, डॉक्टर राधाकृष्णन जब राज्यसभा के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बड़े चाव से सुना करते, यानी इतने बड़े प्रवक्ता होने के बाद भी एक स्पीकर थे जो राज्यसभा के अध्यक्ष थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब बोलते थे तो उनकी बातों को बड़ा ध्यान लगाकर सुना करते थे। हाँ कि वह स्वयं उच्च कोटि के प्रवक्ता थे, यानी बहुत ही अच्छे मतलब दर्जे के कह सकते हैं कि वो प्रवक्ता थे। संसद में बहुत से सदस्य फालतू बातें किया करते थे। उनकी अपेक्षा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब बोलते थे उन्हें अवसर ही नहीं मिले बल्कि अधिक समय दिया जाता था। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उन्हें अधिक समय क्यों दिया था? क्योंकि उनकी बातचीत करने का जो तरीका था वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अलग हुआ करता था, जिसके कारण और उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज की बात हुआ करती थी। इसलिए वहाँ के जो जितने भी लोग हुआ करते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को वक्त ज़्यादा देते थे बातचीत करने के लिए। जीवन उन्होंने बहुत सारे भाषण दिए, प्रत्येक भाषण की अपनी, उनके जो भाषण देते थे उनकी एक अलग ही विशेषता, यानी हर जगह पे जो भी बातचीत करते थे उसका एक अलग ही विशेषता होती थी। अपने व्यक्तित्व व आंकड़ों तथा तथ्यों के उद्घाट मतलब तथ्यों को पूरी तरह सकते थे, यानी आंकड़े, यानी उनका जो पूरा फुल एनालिसिस होता था। जब भी वो किसी चीज़ पे भाषण दिया करते थे तो पूरा एनालिसिस करके ही पूरी बात को किया करते थे, बगैर एनालिसिस के वो बात नहीं करते थे। उनके एक भाषण की चर्चा कई दिनों तक अखबारों में चलती रही। वो क्या भाषण था? वो क्या भाषण था साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। उनका भाषण कभी कदार सरकार को हिला देता और रूढ़िवादी हिंदुओं को, हिंदू समाज को कुछ ऐसी बातों का रहस्य, यानी रहस्य खोल देते थे जिससे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक उत्तेजना का वातावरण बन जाता था। यानी इस तरह के जब वो भाषण देते थे तो उनका जो है अखबारों में कई दिनों तक चलता रहता था। फिर उनके बाद निरंतर चर्चाओं का विषय बन जाते थे। जब भी वो भाषण कहीं देते थे तो उनके जो भाषण होते थे वो निरंतर चर्चा का विषय बन जाते थे, यानी लोग उन पर डिस्कस करते थे। वो इस तरह का भाषण देते थे, यानी ऐसा नहीं कि बस जो मर्जी में आया, जो मन में आया बोल दिया, ऐसा नहीं। वो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते थे और सारी चीज़ों को अच्छे से जानते थे, क्योंकि उन्होंने अच्छे से उन्हें प्रिपेयर कर रखा था हर चीज़ को।
तो आलोचना और टीका यानी जो उन पे लोग आलोचना भी बहुत सारी करते थे और उन पे जो है कमेंट भी बहुत सारे किया करते थे। लेखक को यानी जो बहुत सारे लेखक होते थे उन्हें कई बार उनके भाषणों को सुनने का मौका मिला साथियों। तो देखिए जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझते जाएं। पहली बार देखा हृदय यानी जो पहली बार उन्होंने देखा कि हृदय बहुत ही प्रसन्न हुआ, वह कार में आए थे, लोगों ने कंधे पर सहारा दिया और छड़ी के सहारे उन्हें मंच पर बैठाया। और बुद्ध पूर्णिमा का दिन था जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ। जब वह बोलने खड़े हुए तो 2 घंटे तक बोलते रहे साथियों, 2 घंटे तक। सारे समय श्रोतागण अपने स्थानों पर बर्फ की भांति मतलब बिल्कुल जम गए। जिस तरह से बर्फ जो है जम जाती है जब कम टेम्परेचर होता है, उसी तरह से जो श्रोतागण थे जो सुन रहे थे उनको वो उसी तरह से जम गए साथियों। तो कितना आनंद, और प्रवचन में बड़ी यानी शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वह स्त्री पुरुष यानी उनसे जो बातों से इतना ज़्यादा वो प्रभावित हो गए, यानी इतना मतलब उससे खो गए, मुग्ध हो गए, खो गए साथियों। और उनकी भाषण शैली बड़ी सरल, स्पष्ट और बहुत ही जो भी बात करते थे बहुत ही आसान और बहुत ही इजी भाषा में बात किया करते थे। एक बार जो उन्हें सुन लेता था उसका उनका भक्त हो जाता था, यानी उनका स्टूडेंट बन जाता था। सदैव उन्हें सुनने का अभिलाषा रहता था, यानी जो भी आदमी उनको एक बार सुन लेता था तो बस यही चाहता था कि बार बार इन्हें सुनने का मौका मिले, हमें साथियों मौका मिले। इस तरह के थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस तरह के पर्सन थे, ये उनके अंदर एबिलिटी थी। हमें भी अपने अंदर इस तरह की योग्यताएं पैदा करनी चाहिए। वो कैसे पैदा होगी? जब हम एजुकेशन हासिल करेंगे, ज्ञान हासिल करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर जी कई भाषाओं के ज्ञानी थे, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, संस्कृत, मराठी, जर्मन तथा पर्शियन जानते, तो इंग्लिश तो जानते ही थे अच्छी से। तो मतलब इस तरह की चीज़ों का भी उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। यानी महाराष्ट्र में मराठी तथा उत्तरी भारत में हिंदी, और वह जनता के बीच यानी जहाँ पे वो जाते वो उसी तरह से भाषण दिया करते थे। ना कि अगर वो ज़्यादातर फॉरेन में पढ़ाई किए थे, ऐसा नहीं थे कि हर जगह जाके इंग्लिश में बोलें। वो जहाँ पे जिस तरह की भाषा की ज़रूरत होती थी वहाँ पे उस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया करते साथियों। संसद में ज़्यादातर वो अंग्रेज़ी बोलते थे। हिंदी पर उतना ही अधिकार था जितना मराठी तथा अंग्रेजी पर था। बहुत ही सरल किंतु प्रभावशाली हिंदी बोलते थे, यानी जब भी वो बोलते थे बहुत इजी और बहुत ही असर डालने वाली हिंदी बोला करते थे। अंग्रेजी में तो अच्छे पाश्चात्य विद्वान उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे साथियों। यानी जो पाश्चात्य सभ्यता वाले यानी जो फॉरेनर्स थे वो उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे, अच्छे मुकाबला नहीं कर पाते थे उनका। इतनी ज़्यादा मेहनत की थी उन्होंने, एजुकेशन को हासिल किया था। तो कहाँ से थे? एक दलित समाज से थे। हम भी आज उठकर हम इस मुकाम पर पहुँच सकते हैं, उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, तभी हम इस मुकाम को पा सकते हैं। इस मुकाम को पाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। जिस प्रकार एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए छोटे तिनके बुनती है, उसी तरह से हमें भी एक छोटी धीरे धीरे करके हम मेहनत करेंगे तो हम भी एक अच्छा सा घोंसला या एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, जिससे समाज में हम बदलाव ला सकते हैं साथियों। एक बार यानी एक कहानी मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ और वहाँ के छात्र बस आश्चर्यचकित हो गए। एक बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, वहाँ गए। कुछ पंडित छात्र थे, उन्होंने निश्चय किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंग्रेजी में ही भाषण देंगे। वो शोरगुल करते रहे, करते हिंदी में बोलो, यानी कहते थे हिंदी में बोलो। वो ये बात कहने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विद्यालय संघ की ओर आर्ट्स मैदान में कहे सुने हिंदी में बोले तो सब पंडित, जो जितने पंडित छात्र थे, जितने समण समाज के छात्र हैं, वो बिल्कुल शांत हो गए और शांति से उनका जो है भाषण सुनने लगे साथियों। तो कैसे सुनने लगे, कैसे उन्होंने प्रभाव डाला? उन्होंने एजुकेशन के बल पर उन्होंने प्रभाव डाल दिया अपना। तो हिंदी में बोले, सारे जो समण समाज के जो है छात्र थे वो चकित रह गए, हिंदी में कैसे भाषण कर गए, जबकि उनकी ज़्यादातर दीक्षा जो है उनकी विदेशों में हुई, यानी ज़्यादातर पढ़ाई उन्होंने विदेशों में की थी। वह उन्होंने छात्रों से निवेदन किया, आप लोग इस गंभीरता से चिंतन करें, हमारे धर्म शास्त्रों में वर्ण जीवन हमारे संविधान के साथ मेल खाता है, यदि नहीं तो क्यों? ये सवाल किया उन्होंने। वो धर्म जिंदा रखना है या रखा जा सकता है या संविधान को, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, दोनों में अंतर विरोध है, दोनों में डिफरेंट है, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। लगभग 1.5 घंटे से अधिक बोले और सभी छात्र
सभी छात्र चुपचाप सुनते रहे। वो क्यों सुनते रहे? क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें की थी, उनके भाषण और भाषा विषय में अद्भुत आकर्षण यानी बहुत ही अलग मतलब अट्रैक्शन था, जिनके कारण उनके जो प्रतिद्वंदी यानी जो उनके जो सामने बैठे हुए लोग थे वो शांतिपूर्वक बिल्कुल सुनते रहे। अपनी ज्ञान शक्ति, आत्मविश्वास और जन कार्य के लिए प्रतिनिष्ठा के आधार पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बॉम्बे के श्रमिकों को अच्छी तरह संगठित किया। जो बॉम्बे में श्रमिक संगठन था उसको बहुत अच्छे से संगठित किया साथियों। वह उन्हें साम्यवादियों के चंगुल से यानी जो कुछ ऐसे नेतागण थे जो श्रमिकों को अपने चंगुल में फंसा रखा था, उनसे वो अलग कराना चाहते थे। क्योंकि मिलों में आदमी वो जब जाते थे हड़ताल करा, जिससे खुद तो उनका नुकसान होता मजदूरों का और साथ में देश का भी नुकसान होता था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी देश के बारे में बहुत ध्यान से सोचते थे कि किस तरह से हमें देश को बढ़ाना है, किस तरह से यहाँ के श्रमिकों को बढ़ाना है। उन्होंने मजदूरों को यानी जो भी अगर वो हड़ताल करते थे उन्हें भारी दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता था। उन्होंने एक बार भाषण में कहा, दुनिया में केवल धनी और निर्धन वर्ग है, बाकी कोई वर्ग नहीं है। जो इस तरह के जो बहुत सारे वर्ग बने हुए हैं, ऐसे कोई वर्ग नहीं, सिर्फ धनी और निर्धन वर्ग है। उन्होंने मजदूरों को समझाया कि वे अपनी गरीबी के कारण विषय में भली बात ही सोचें, और कुछ लोग अमीरी ही उन्हें दुखों का मूल कारण, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कारण उन्हें दुख भोगना पड़ रहा है। इसका एकमात्र उपाय है कि श्रमिक जाति और धर्म आधारित भेदभाव के बिना एक मजदूर मोर्चा बनाए, यानी सारी चीज़ों को दूर कर दें, जाति पात ऊंच नीच सबको खत्म करके एक मजदूर वर्ग बनाए, एक मजदूर जो है संगठन बनाए। तो लोगों ने उन्हें प्रतिनिधि चुना और उनके वास्तविक हितों की रक्षा करे, यानी ऐसा प्रतिनिधि चुने आप लोग जो आपके वास्तविक संगठनों यानी वास्तविक चीज़ों की रक्षा करे साथियों। तो यानी जो है यदि वे ऐसा कर लेंगे तो कपड़ा, रोटी और मकान अवश्य मिलेगा और हड़तालों से जो देश को होने वाला नुकसान भी बंद हो जाएगा साथियों। तो उनके विरोधियों को यह भय होने लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर कहीं किसानों के छक्के छुड़ा दिए, यानी जो कई साम्यवादियों के छक्के छुड़ा दिए। उनके विरोधियों को यह भय होने लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर कहीं किसानों और मजदूरों के यानी प्रभावशाली नेता न बन जाएं। इस प्रकार उनकी भाषण कला खोखली एवं विनोद प्रिय नहीं थी, बल्कि अपने मिशन के अनुसार ठोस, स्पष्ट और तार्किक थी। उनकी भाषण कला तो शक्ति का सीधा स्रोत उनका मिशन था, यानी उनका मिशन था अपने समाज को आगे बढ़ाना। वह एक श्रमिक नेता के रूप में ही स्थापित नहीं हुए, बल्कि अपनी भाषण शैली से वह उच्च कोटि के एक वकील भी सिद्ध हुए। उनके समय अंग्रेज न्यायाधीशों के तर्क और एवं भाषण से बड़े मुग्ध हो जाया करते थे। एक अंग्रेज जो थे जज थे, उनको भी वो अपने भाषण से अपने अंदर जो है मंत्रमुग्ध कर लिया करते थे। वह जब वायसराय काउंसिल से श्रम मंत्री बने तो उनके भाषणों सभी सदस्य प्रभावित हुए। वह अपनी बात को ठोस सिद्ध करने के लिए कभी कभी मेज पर अपनी मुट्ठी भी जमा कर दिया करते थे। जिस तरह से मतलब बातचीत करने का उनका जज्बा तो बहुत ही डिफरेंट हुआ करता था साथियों। उनके द्वारा कहे गए कुछ महत्वपूर्ण अंशों से वंचित न रह जाएं। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जैसे बड़े बड़े नेता भी उनके सामने फीके पड़ गए। डॉक्टर साहब ने तर्क और भाषण से यानी बहुत सारी बातों को अपनी तरफ, यानी राजा जॉर्ज पंचम थे, उन्हें भी अपने व्यक्तित्व और अपनी बात से उन्हें अपनी तरफ प्रभावित कर लिया। और जो उस समय ब्रिटिश अधिकारी था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उनके व्याख्यानों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और गोलमेज परिषदों में उन्होंने भारत में रहने वाले अछूतों की करुणा कहानी इतने प्रभावशाली ढंग से परिषदों में उन्होंने इतने प्रभावशाली ढंग से सुनाने की कोशिश की, वाले जो भी तो वो चकित रह गए कि किस तरह से एक इस तरह की बात को उसने किस तरह एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किस तरह से रिप्रेजेंट की। उन्होंने एक दलितों का एक महान नेता और प्रतिनिधि स्वीकार नहीं किया, बल्कि जिन्हें गांधी जैसे नेता बड़े भी रुष्ट हो गए। यानी इस तरह की चीज़ें हुई थी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की और इस तरह से जो है अपने लोगों को कैसे उन्होंने निकाला, समाज को कैसे आगे बढ़ाया, ये सारी चीज़ें अब प्रभावशाली वक्ता के रूप में किस तरह से उन्होंने अपने चीज़ों को जो है आगे बढ़ाया और कैसे अपनी बातों को लोगों के सामने पेश किया। चैनल देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।